नमस्कार दोस्तों, प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में स्वागत है आपका। पहले हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे, उसके बाद में पीआईबी। फ्रंट पेज पे जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है वो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। देखो, एक इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी है। ये जो अथॉरिटी है ये बनाई गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1986 इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत में। मकसद क्या था इसका? इस अथॉरिटी का मकसद ये था कि दिल्ली और एनसीआर के जो इलाके हैं यहाँ पे पोल्यूशन के लेवल को कम किया जाए, अपने रिकमेंडेशन सौंपी जाए। इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव था, मकसद था इस कमेटी का, जिसका नाम है इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। ये याद रखिए कौन से एक्ट के अंतर्गत इसे बनाया गया था। इसे बनाया गया था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत में। अब इस कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को रिकमेंडेशन दी। इस कमेटी ने कहा कि देखो, कई सारे जो ऐसे व्हीकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं और वो उनके पास में सर्टिफिकेट में नहीं होता। कौन सा सर्टिफिकेट नहीं होता? पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट का। सभी व्हीकल्स के पास में एक ऐसा सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है। हर एक स्टेट में अलग अलग फॉर्मेट होता है इस सर्टिफिकेट का। ये देखो, तो इस सर्टिफिकेट में ये बताया जाता है कि जो व्हीकल है वो कितना पोल्यूशन फैला रहा है, क्या सब कुछ। अगर ज़्यादा पोल्यूशन फैला रहा है तो वो सड़कों पे नहीं दौड़ सकता, लेकिन आमतौर पर जो व्हीकल्स होते हैं वो ये सर्टिफिकेट बनवाते ही नहीं हैं। समझ गए? तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन को मान लिया है और ऐसा कहा है कि इंश्योरेंस, अगर आपको व्हीकल्स का इंश्योरेंस करवाना है तो आपके पास में पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होना जरूरी है, अदरवाइज आपके व्हीकल्स का इंश्योरेंस नहीं होगा। समझ गए? तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि साफ साफ इंश्योरेंस करवाना है व्हीकल्स का तो पहले पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट लाओ, अदरवाइज आपका इंश्योरेंस नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने और भी काफ़ी सारी चीज़ें कहा कि इस सारी चीज़ों को ना डिजिटलाइज कर देना चाहिए, ताकि जो कई बार काफ़ी धांधलेबाजी देखने को मिलती है। कई व्हीकल्स काफ़ी पुराने हो जाते हैं फिर भी उनको सर्टिफिकेट जारी कर दिए जाते हैं। एक धंधा चलता है पूरा, मतलब काइंड ऑफ सिंडिकेट चलता है, पैसा कमाने का जरिया लोगों ने बना के रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरा सिस्टम जो है डिजिटलाइज कर देना चाहिए, ऑनलाइन सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए ताकि जो फ्रॉड है वो कम हो सके। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो भी ये पोल्यूशन सेंटर्स हैं सर्टिफिकेट जारी करते हैं, फ्रॉड को रोकने के लिए ऑडिट होना चाहिए टाइम टू टाइम इनका। तो ये पूरी न्यूज़ है। कई सारे पोटेंशियल क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। अगला आर्टिकल लिंगायत कम्युनिटी से रिलेटेड है। कर्नाटका के अंदर में लिंगायत कम्युनिटी है। ये कहते हैं कि हम हिंदू धर्म में नहीं आते तो अलग से अपने लिए रिलीजियस माइनॉरिटी का स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं ये। तो 30 मठों के अध्यक्ष मिले और इन्होंने कहा कि हमें अलग से रिलीजियस माइनॉरिटी का दर्जा आप दीजिए। तो काफ़ी तरीकों से क्वेश्चन आ सकता है। आप बताइए हमारे देश में कौन कौन से धर्म है जो माइनॉरिटी स्टेटस जिनको मिला हुआ है? 6 धर्म है जिनको माइनॉरिटी स्टेटस मिला हुआ है: मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन्स और पारसीज। जैन्स को 2014 में ही मिला है। और एक और जो इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि रिलीजियस माइनॉरिटी का स्टेटस देने के लिए संविधान में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर यूपीएससी इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि ऑप्शंस दे दे, मान लीजिए कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनको चेंज करने के लिए या फिर अमेंडमेंट लाने के लिए संविधान में चेंज करने की आवश्यकता है, तो रिलीजियस माइनॉरिटी का स्टेटस देने के लिए संविधान में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। आगे सुबह एडिटोरियल में एक बड़ा सा आर्टिकल आया था कीनिया के ऊपर में। उसमें हमने डिस्कस किया था कैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बाद में वहाँ पे वायलेंस फैला हुआ है कीनिया के अंदर में। तो काफ़ी सुर्खियों में है। मैप पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। सुबह मेंस के दृष्टिकोण से डिस्कस किया था, अब प्रीलिम के दृष्टिकोण से कि लोकेशन है कहाँ पे कीनिया की। ये देखो, यहाँ पे जो ईस्टर्न पार्ट है अफ्रीका का, वहाँ पे है कीनिया। क्वेश्चन अब देखो कई तरीके से आ सकता है। यूँ भी पूछा जा सकता है कि जैसे इनडायरेक्टली यूपीएससी के द्वारा कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं अफ्रीका के जिनकी जो बाउंड्री है वो कोस्ट से मिलती है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। या फिर स्पेसिफिक पूछ सकते हैं कि अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, तो उसमें भी कीनिया शामिल है। यहाँ पे देखिए ईस्टर्न कोस्ट में शामिल है। आसपास कौन से देश हैं? सोमालिया है, यहाँ पे नीचे तंजानिया है, मालावी है, और ये युगांडा है, ये इथोपिया है। तो एक बार नज़र डाल ली। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। अगला आर्टिकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट फंड को लेके है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने प्रपोजल दिया है कि आप एक अलग से डिफेंस प्रोक्योरमेंट फंड का निर्माण कीजिए जो कि नॉन लैप्सेबल कैपिटल फंड होगा। देखो, आमतौर पे जो प्रोक्योरमेंट होती है डिफेंस से रिलेटेड, कोई भी चीज़ हो, एयरक्राफ्ट प्रोक्योर कर रहे हैं, सबमरीन्स प्रोक्योर कर रहे हैं, तो जो प्रोक्योरमेंट साइकिल है काफ़ी लंबा चलता है। नेगोशिएशंस जो है, बार्गेनिंग जो है वो काफ़ी लंबी चलती है। और जो ये फंड्स एलोकेट किए जाते हैं डिफेंस को, वो 1 साल के बाद में लैप्स हो जाते हैं। तो इसीलिए अब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस है, इसने फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहा है कि आप कंसल्ट कीजिए डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ में और अलग से एक डिफेंस प्रोक्योरमेंट फंड का निर्माण कीजिए जिसमें आप 1 साल के लिए जो फंड एलोकेट करते हो 1 साल के अंत में वो लैप्स ना हो जाएं, यानी वो अगले साल में ऐड ऑन हो जाएं।
लेकिन देखो पहले डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी इस तरह का प्रपोजल रखा था फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाद में, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने काफ़ी सारी बातें कही थी डिफेंस मिनिस्ट्री को। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि देखिए ये जो अलग से फंड है उसका निर्माण तभी किया जा सकता है जब गवर्नमेंट के पास पैसा सरप्लस में हो, लेकिन गवर्नमेंट के पास तो पैसा कभी सरप्लस में होता ही नहीं है, हमेशा फिस्कल डेफिसिट रहता है। और एक और जो कंडीशन है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो ये एश्योरेंस दे कि हम आपको अतिरिक्त जो फंड्स हैं वो उपलब्ध करवा सकते हैं, और फाइनेंस मिनिस्ट्री इस प्रकार की एश्योरेंस कभी देगी नहीं। तो डिफेंस मिनिस्ट्री भी पहले पीछे हट गई थी, तो अब फिर से जो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने कहा है कि आप कंसल्ट कीजिए और इस तरह का प्रोक्योरमेंट फंड का निर्माण कीजिए। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। अगली न्यूज़ गुआम से रिलेटेड है। गुआम एक आइलैंड है, यहाँ पे देखिए पैसिफिक के अंदर में लोकेशन है यहाँ पे, ये देखो मैप से ज़्यादा समझ में आएगा। ये जापान है और ये है नॉर्थ कोरिया, नीचे है साउथ कोरिया, यहाँ पे है चाइना, समझ गए। तो पैसिफिक ओशन के अंदर में छोटा सा आइलैंड है गुआम, ये अमेरिका की टेरिटरी है। 1898 से लेके अभी तक ये अमेरिका की टेरिटरी है। उस समय वार हुआ था स्पेन और यूएस के बीच में, तब स्पेन ने ये जगह छोड़ दी थी अमेरिका के लिए, तब से ये अमेरिका की टेरिटरी है। तो अब किस लिए न्यूज़ में है, ये काफ़ी ज़्यादा एकदम से न्यूज़ में आ गई है क्योंकि अब नॉर्थ कोरिया ने थ्रेटन किया है यूएस को कि क्योंकि देखिए कितने डिस्टेंस पे है ये, नॉर्थ कोरिया से ये आइलैंड का डिस्टेंस है 3700 किलोमीटर। तो अमेरिका जो है बार बार प्रेशराइज कर रहा है नॉर्थ कोरिया को कि आप जो मिसाइल्स का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसे बंद कीजिए। तो जो वार ऑफ वर्ड्स हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़े हैं पिछले दिनों यूएस और नॉर्थ कोरिया की बात करें तो नॉर्थ कोरिया ने साफ साफ धमकी दी है कि हमारे पास में ऐसी मिसाइल्स हैं जो आपकी टेरिटरी गुआम तक पहुंच सकती हैं, तो हम अटैक करेंगे। सीधा तौर पे नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका की एक जगह गुआम यानी आइलैंड पे अटैक करने की धमकी दी है। कभी कहते हैं डायरेक्ट अटैक करेंगे, कभी कहते हैं कि आसपास अटैक करेंगे, इसी महीने अटैक करेंगे। तो इसीलिए ये पूरी की पूरी न्यूज़ है। इसके बारे में लोकेशन पता होना चाहिए कि क्या है, क्यों न्यूज़ में है गुआम, तो इसीलिए हमने ये डिस्कस किया। अगला आर्टिकल 360 डिग्री अप्रोच से रिलेटेड है। क्या है ये अप्रोच? देखो आमतौर पे जो सिविल सर्वेंट्स या ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करने का एक इंपॉर्टेंट टूल होता है। किसी भी सिविल सर्वेंट कैसा काम कर रहा है उसका जो सीनियर होता है वो एसीआर रिपोर्ट में लिखता है, असेसमेंट रिपोर्ट में लिखता है कि वो जूनियर उसका कैसे काम कर रहा है, समझ गए। लेकिन अब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया 360 डिग्री अप्रोच। इसमें ना सिर्फ सीनियर्स एसीआर रिपोर्ट में लिखेंगे बल्कि जो अलग से एक फीडबैक सिस्टम होगा उसमें जूनियर्स और कोलिग्स होंगे, वो भी बताएंगे कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिविल सर्वेंट ब्यूरोक्रेट किस प्रकार से काम कर रहा है, ताकि आगे प्रमोशन हो या फिर जिस भी चीज़ के लिए गवर्नमेंट को आवश्यकता है फीडबैक की उसका यूज कर सके। तो ये 360 डिग्री अप्रोच पूछा जा सकता है कि यूपीएससी किसके संदर्भ में है ये 360 डिग्री अप्रोच, फीडबैक सिस्टम के संदर्भ में है ये और ब्यूरोक्रेट का। अब देखो इसका वैसे विरोध भी हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे एसीआर रिपोर्ट है वो तो प्रॉपर कानून के तहत में ली जाती है, ये जो इनफॉर्मल सिस्टम है 360 डिग्री अप्रोच का जिसमें कोलिग्स और जूनियर्स हैं वो भी बताएंगे किस प्रकार का फीडबैक है। मैनिपुलेशन हो सकता है, गवर्नमेंट इसका मैनिपुलेट कर सकती है अपने हिसाब से किसी को प्रमोशन को रोकने के लिए या फिर किसी दूसरे काम के लिए, इसलिए इसको कानून के दायरे में रखा जाएगा। कानून से पास होकर अगर इस सिस्टम को बनाया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। अगला आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का हाइब्रिड रूट से रिलेटेड है। देखो इंडिया की जो ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। पहले सिर्फ माइनर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था यहाँ पे इंडिया में एज ए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, अब बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया है, बहुत सारे जॉब्स प्रोवाइड, बहुत सारे लोग उसको जॉब प्रोवाइड करता है। तो देखो इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर ने कैसे तरक्की करी है, काफ़ी सारे रीजंस हैं इसके प्रति, लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी रही हैं। हमने एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है दूसरे देशों को कि उनकी जो कंपनीज हैं वो हमारे देश में आएँ। जैसे मारुति आई, जैसे सुजुकी आई हमारे देश के अंदर में, उन्होंने मारुति के साथ में जॉइंट वेंचर इस्टेब्लिश किया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो बहुत ऊपर गया है। गवर्नमेंट ने इसके लिए ऑटोमेटिव मिशन प्लान 2006 से लेकर 2016 भी चलाया। और जबकि चाइना में क्या होता है, चाइना में तो एक प्रकार से कोर्सिव और फोर्सफुल पॉलिसीज अपनाई जाती हैं। फोर्स किया जाता है कि बाहर की जो कंपनीज हैं वो यहीं आप प्रोडक्शन कीजिए जो भी कंपोनेंट्स हैं, नहीं तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे यहाँ पे कार्स या फिर जो भी व्हीकल्स हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए। तो अब आर्टिकल कहता है कि देखो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आ रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर में। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड व्हीकल्स, फ्यूल सेल से चलने वाले जो व्हीकल्स हैं उनकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और इंडिया को इसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अगर इंडिया अपने आप को तैयार नहीं करेगा तो जो इंडिया ने ग्रोथ रेट हासिल करी है ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर में, इंडिया फिर से पिछड़ जाएगा। तो इसके लिए आपको याद होगा काफ़ी सारी स्कीम्स भी चलाई है इंडिया ने। आप बताओ कौन सी चलाई है स्कीम? फेम स्कीम है एक, तो फेम इंडिया स्कीम। एक हमने मिशन के बारे में भी डिस्कस किया था, इन्वायरमेंट की स्कीम्स हम डिस्कस कर रहे थे। मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कुछ मिशन था 2020।
तो इस प्रकार से इंडिया इस सेक्टर में काफ़ी काम कर रहा है और ज़्यादा इंडिया को काम करना चाहिए ताकि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो ग्रोथ रजिस्टर करी है उसको मेंटेन किया जा सके। अब पीआईबी में देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है आज। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया हुआ है, पहले भी हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल 1 मिनट के अंदर में रिवाइज कर लेते हैं जल्दी सी। 8 अगस्त से स्टार्ट हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, एक दिन पहले स्टार्ट हो गया था, वैसे 9 अगस्त से होना था। गांधी जी और जो बड़े लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। अभी का कंटेक्स्ट ये है कि 75वीं सालगिरह बनाई जा रही है भारत छोड़ो आंदोलन की। किन परिस्थितियों में इसे लॉन्च किया गया था? क्रिप्स मिशन फेल हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस वजह से इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा थी, एसेंशियल कमोडिटीज़ के दाम थे काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए थे। ब्रिटिशर्स जो हैं उनको हार का सामना करना पड़ रहा था साउथ ईस्ट एशिया में, और हमें डर लग रहा था कहीं जापान हमारे देश पे कब्जा ना कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि एक जो है इंपीरियलिज्म जाए और दूसरा इंपीरियलिज्म आ जाए जापान का। तो इस वजह से इन परिस्थितियों में स्टार्ट किया गया था। डिमांड क्या थी कांग्रेस की सीधी सीधी डिमांड्स थी कि अंग्रेज़ों को कह रहे थे कि आप छोड़ के चले जाइए, इंडिया को फ्री डिक्लेयर कर दीजिए, प्रोविजनल गवर्नमेंट इस्टाब्लिश कर दीजिए, डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया गांधी जी ने उस समय। एकमात्र ये कि ये वायलेंट मूवमेंट है, गांधी जी कोई भी मूवमेंट है वो वायलेंट नहीं है। अगर यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछती है तो एकमात्र ये मूवमेंट जो है वो वायलेंट मूवमेंट है। अब जो है मोदी जी ने एक दूसरा नारा दिया है, करेंगे और करके रहेंगे, तो इस प्रकार से भी कुछ ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा? अरेस्ट किया गया, भारी भरकम गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स रहा, वायलेंस को कर्व करने की कोशिश की गई, और काफ़ी सारे ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। इन लीडर्स के बारे में पूछ लिया जाता है, राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण, अरुणा आसफ अली, बीजू पटनायक, आगे अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी, आरपी गोयनका, और स्पेशली कई बार तो वुमन के रोल के बारे में पूछ लिया जाता है। तो उषा मेहता थी जिन्होंने एक रेडियो चलाया था, वॉइस ऑफ द फ्रीडम, और उसके अलावा अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, इनका रोल भी सराहनीय रहा क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन में। और पैरेलल गवर्नमेंट्स इस्टाब्लिश की गई थी कई जगह पे, जैसे बलिया वहाँ पे चित्तू पांडे ने की थी, तमलुक में की गई, सतारा में प्रति सरकार नाना पाटिल, वाईबी चौहान। प्रति सरकार तो समितियाँ जो बनाई गई थी, वॉलंटियर समितियाँ, और नाना पाटिल और वाईबी चौहान ने पैरेलल गवर्नमेंट बनाई थी सतारा महाराष्ट्र के अंदर में। पार्टिसिपेशन सभी सेक्शन से रहा, यूथ से, वुमेन से, वर्कर्स से, और गवर्नमेंट का रिप्रेशन तो जैसा हमने डिस्कस किया, प्रेस को गैग कर दिया गया था, कर्व कर दिया गया था, बहुत सारे लोग मारे गए, और 23 मार्च 1944 को पाकिस्तान डे ऑब्जर्व किया गया था। अपोजिशन भी हुआ भारत छोड़ो आंदोलन का, हिंदू महासभा ने अपोज किया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अपोज किया, मुस्लिम लीग ने अपोज किया, कई सारे इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने भी अपोज किया। और इस मूवमेंट को वैसे तो देखिए, ये मूवमेंट बहुत बड़े स्तर पर चलाई गई थी, लेकिन इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिली इस मूवमेंट को। एक तो उस समय पे सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ऊपर से लीडरशिप नहीं थी। मूवमेंट के स्टार्ट होने से पहले ही जो बड़े लीडर्स थे उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया था, और जो बाकी जेपी नारायण और ये सारे लीडर्स थे ये अंडरग्राउंड होके मूवमेंट चला रहे थे, तो लीडरशिप नहीं थी, तो इस प्रकार से ज़्यादा इंटरनेशनल सपोर्ट मिली नहीं इस मूवमेंट को। अगला आर्टिकल न्यू इंडिया मंथन से रिलेटेड है। सॉरी, प्रधानमंत्री ने क्विट इंडिया मूवमेंट के 75वीं सालगिरह पर देश में बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, बहुत सारे जिलों के डीएम्स हैं, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत में बात करी। उनको बताया कि किस प्रकार से जो गांधी जी की आइडियोलॉजी है उसको अपनाया जा सकता है गवर्नेंस में। तो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो की गई थी, उस इवेंट का नाम था न्यू इंडिया मंथन। ये याद रखिएगा, न्यू इंडिया मंथन क्या है। अगला आर्टिकल इंडस्ट्रियल पार्क से रिलेटेड है। 2003 में एक स्कीम चलाई गई थी। देखो, पहले थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कस करता हूँ इसका। 2003 के अंदर में एक स्कीम चलाई गई थी जिसका नाम था इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम। इसमें क्या था, मान लीजिए कहीं पे अगर कोई इंडस्ट्री इस्टाब्लिश की जानी है तो इस स्कीम के अंतर्गत में उस जगह पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती थी गवर्नमेंट के द्वारा, ड्रेनेज सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी इंडस्ट्रीज़ के लिए चाहिए, ताकि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे देश के अंदर में वो भी कॉम्पिटिटिव रहें ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ के मुकाबले में। ऐसा ना हो कि कोई हमारे देश में इंडस्ट्रीज़ इस्टाब्लिश करने को तैयार ना हो, यह कह के कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो उस जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए स्पेशल स्कीम चलाई गई थी, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम। ये चलाई गई थी 2003 के अंतर्गत में, और बाद में 2013 के अंतर्गत में इस स्कीम को स्ट्रेंथन कर दिया गया। उसका नाम था मॉडिफाइड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम। समझ गए, यानी आगे मॉडिफाइड लग गया, 2003 में थोड़ा रिनोवेट कर दिया स्कीम को, अब नाम हो गया मॉडिफाइड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम में। इस स्कीम में कहा गया, मॉडिफिकेशन वाली स्कीम को कहा गया कि पहले से ऑलरेडी कई सारे ऐसे जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे जहाँ पे हैं, उनको और ज़्यादा रिनोवेशन की आवश्यकता है समय के अनुसार में, यानी और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट की आवश्यकता है वहाँ पे जहाँ पे ऑलरेडी इंडस्ट्रीज हैं। इसके अलावा ग्रीन फील्ड यानी नई जगह पे, नॉर्थ ईस्ट के अंदर में खासकर अगर नई जगह पे इंडस्ट्रीज इस्टाब्लिश होती है तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किए जाने की आवश्यकता है।
तो अब ये पूरी स्कीम है मॉडिफाइड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम। इसी स्कीम के अंतर्गत अभी आंध्र प्रदेश के अंदर में 2 प्रोजेक्ट्स स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, 2 इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं वो बनाए जा रहे हैं। कहाँ कहाँ पे? एक हिंदूपुर जगह है अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में, एक बोबली जगह है, ये है विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश में, दोनों की दोनों। और ये अनुमति किसने दी है, कहाँ से क्लियरेंस लेनी पड़ती है इंडस्ट्रियल पार्क स्टैब्लिश करने के लिए, स्कीम का फायदा उठाने के लिए? ये अनुमति देता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर में। समझ गए? कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, याद रखिएगा, भूलिएगा मत बिल्कुल भी। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। आगे है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल सुर्खियों में है, वैसे भी हमें इन्वायरमेंट का कोई प्रोग्राम मिशन डिस्कस करना है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इंडिया अभी 80वां ऐसा देश बन गया है जिसने क्योटो प्रोटोकॉल के सेकंड लेग को रेटिफाई कर दिया है। मैं पूरा बैकग्राउंड इसको बताता हूं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो 1992 के अंदर में अर्थ समिट आयोजित हुआ था, रियो कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस समय काफ़ी जागरूकता आई थी क्लाइमेट चेंज के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, तो अच्छी अच्छी बातें की गई थी, वादे किए गए थे, लेकिन ग्राउंड पे कुछ भी नहीं हुआ। तो कंट्रीज को थोड़े टाइम बाद समझ में आ गया कि इस प्रकार से बातें करने से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो ग्राउंड पे करना पड़ेगा। इसलिए 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया। अब क्या था इस प्रोटोकॉल के अंदर में? इसमें कंट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, एक एनेक्स 1, एनेक्स 2 और नॉन एनेक्स। अब एनेक्स 1 में वो कंट्रीज आते थे जैसे यूरोप के अमीर देश, इंग्लैंड हो गया और जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, जिनके पास में पैसा है। इनको क्या करना था? इनको अपने एमिशंस को तो कम करना ही करना था। 1990 में जितना ये एमिट कर रहे थे उसका 5% तक इनको कम करना था। इसके साथ साथ इनको पैसा भी देना था डेवलपिंग कंट्रीज को, इंडिया जैसे कंट्रीज को, ताकि वो भी एमिशन को कम कर सकें। अब बात आती है एनेक्स 2 में कौन से कंट्रीज आते हैं। एनेक्स 2 में वो कंट्रीज आते हैं ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज, जिनके पास में ज़्यादा पैसा नहीं है। तो इनको तो अपने एमिशंस कम करने थे, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं थी, ऑब्लिगेशन नहीं था कि डेवलपिंग कंट्रीज को इनको पैसा भी देना है। और इंडिया और दूसरे जो डेवलपिंग कंट्रीज आए वो नॉन एनेक्स में आते थे। हमको कम तो करना था, लेकिन हमारे ऊपर में कोई टारगेट बाइंडिंग नहीं था। जिस प्रकार से डेवलप्ड कंट्रीज को एनेक्स 1 जैसे देशों को कहा गया था कि आपको 1990 के जो आप एमिशन कर रहे हो उसका 5% आपको करना है, हमें इस प्रकार का कोई टारगेट नहीं दिया गया था। तो इस प्रकार से डिवाइड किया गया था। और भी काफ़ी सारी चीज़ें आई थी, मेनली 6 गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस, इसमें एमिशंस को कम करना था। ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और PFC SF6। कई बार पूछ लिया जाता है यूपीएससी के द्वारा कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर में कौन कौन सी 6 गैसेस आती हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखो कि इसमें क्या करना था, एक ट्रेडिंग होती थी क्रेडिट्स की। अगर मान लीजिए कोई डेवलप्ड कंट्रीज है वो अपने एमिशंस को नहीं कम कर पा रहा है, तो वो क्या करेगा, क्रेडिट्स खरीद लेगा दूसरे देशों से और पैसे दे देगा उसको, अगर किसका एमिशन काफ़ी कम है तो उसके बाद में एक चीज़ जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, देखो ये जो था क्योटो प्रोटोकॉल, इसको इंप्लीमेंट करना था 2008 से लेके 2012 के बीच में। ये टाइम पीरियड था इसको इंप्लीमेंट करने का। अब आप पूछोगे कि जब 1997 में साइन हो गया था तो इतना टाइम बाद क्यों इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है? क्योंकि देखो 1997 में तो एकदम सामने आया था, सबके साइन किया गया था, उसके बाद में तो रेटिफिकेशन में बहुत टाइम लग गया। 2005 में जाके ये रेटिफाई हो सका था सभी देशों के द्वारा, और बाद में इसे इंप्लीमेंट किया गया 2008 से 2012 के बीच में। अच्छा, अब आपने सुना होगा पेरिस क्लाइमेट चेंज जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 2015 के अंदर में। देखो अब 2012 में जब क्योटो प्रोटोकॉल खत्म हो गया था तो अब सभी देशों के सामने एक प्रश्न उठा कि अब क्योटो प्रोटोकॉल तो खत्म हो गया, अब बाकी जो देश हैं वो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे? तो एक नया फ्रेमवर्क चाहिए था, नया एग्रीमेंट चाहिए था। लेकिन नए एग्रीमेंट को साइन करने में बहुत समय लग रहा था। बाद में 2015 में जाके नया एग्रीमेंट बना, 2015 का जो हमारा पेरिस क्लाइमेट चेंज का एग्रीमेंट है। तो उसके बाद में क्या, यानी जब तक नया एग्रीमेंट नहीं आएगा तब तक खाली बैठे रहेंगे ऐसे ही कि हाँ भाई अब मर्जी कितना मीट कर दो? नहीं, ऐसा नहीं है। तो बाद में देखो 2012 के अंदर में यह डिसाइड किया गया था, दोहा कॉन्फ्रेंस जब हुई थी, कि अभी तो क्योटो प्रोटोकॉल है इसे ही एक्सटेंड कर लो। जिसे पहले का टारगेट था 2008 से 2012, इसको एक्सटेंड कर दो अब 12 से 20 तक, यानी 12 से 20 तक क्योटो प्रोटोकॉल ही चलता रहेगा। और 20 के बाद से हम स्टार्ट करेंगे पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट जो हमने 2015 में साइन किया है, उसको इंप्लीमेंट करना हम स्टार्ट करेंगे। समझ गए? तो अब इंडिया ने जो सेकंड 2012 में जो एग्रीमेंट था, जो साइन तो हो गया था, उसको रेटिफाई नहीं किया गया था, तो इंडिया ने उसको रेटिफाई भी कर दिया है। यानी 12 से 20 तक हम क्योटो प्रोटोकॉल पे चलेंगे और 20 के बाद में हम पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट पे चलेंगे। तो ज़्यादा भूल भुलैया नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, बिल्कुल आसान है ये। तो ये हमारी डिस्कशन आज से खत्म हो गई। तो देखें कौन कौन सा आज हमने आर्टिकल डिस्कस किए, सीधा ही देख लेते हैं। ये देखो, शुरू में हमने जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, इंश्योरेंस के साथ में पॉल्यूशन अंडर सर्टिफिकेट जरूरी होना चाहिए। उसके बाद में लिंगायत मांग कर रहे हैं हमें माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए।
उसके बाद में हमने कीनिया की लोकेशन डिस्कस करी, प्रोक्योरमेंट, डिफेंस प्रोक्योरमेंट फंड के बारे में जाना, फिर गुआम के बारे में जाना, क्यों ये सुर्खियों में है, नॉर्थ कोरिया ने धमकी दी है, 360 डिग्री अप्रोच, यानी जो जूनियर्स हैं और जो कोलिग्स हैं वो भी फीडबैक देंगे किसी पर्टिकुलर सिविल सर्वेंट के बारे में, हाइब्रिड रूट सॉरी। तो ये हाइब्रिड रूट जो है वो इंडिया की ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है वो किस प्रकार से काम कर रही है, आगे क्या चैलेंजेस हैं, वो सब हमने डिस्कस किया। पीआईबी में हमने भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में डिस्कस किया और उसके बाद में वुमेन्स ये सब रोल भी डिस्कस किया। न्यू इंडिया मंथन के बारे में जाना, कलेक्टर्स के साथ पीएम की मीटिंग हुई, इंडस्ट्रियल पार्क्स डिस्कस किया, क्योटो प्रोटोकॉल डिस्कस किया। तो एक बार इससे क्या होता है, मजे आ जाते हैं, रिवाइज हो जाता है सारा का सारा, दिमाग में छप जाता है दोबारा इस प्रकार से देखने से। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।